हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है सॉइल एयर। हम नए टॉपिक की शुरुआत से क्या मतलब है कि इस वीडियो से पहले की जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम सॉइल वाटर के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। सॉइल वाटर से रिलेटेड मैं आई थिंक 10 टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, सॉइल वाटर से रिलेटेड, है ना। तो उसकी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सॉइल एयर के बारे में। तो सॉइल एयर का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो एक डेफिनेशन है, या मैं कहूँ 2 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम देखते हैं वो है सॉइल एरेशन। क्या है? सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल। सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस जो एक्सचेंज होता है, गैसेस सॉइल से एटमॉस्फेयर में आती हैं, एटमॉस्फेयर से सॉइल में आती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी या हम इस तरह का जो फिनोमेना देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सॉइल एरेशन कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और हम देखें सॉइल एरेशन ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये समझ में आती है बात कि सॉइल के अंदर जो लोग बैठे हैं, कौन से लोग बैठे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, या हम देख सकते हैं प्लांट की रूट्स हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, और साथ में जो रेस्पिरेशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सचेंज होने की ज़रूरत है, किसे? गैसेस को। तो इसीलिए हम देख सकते हैं एक फिनोमेना हमें पढ़ना होता है जो कि है सॉइल एरेशन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है एयर कैपेसिटी। क्या है? एयर कैपेसिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि एयर कैपेसिटी किसे रिप्रेजेंट करती है? एयर कैपेसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एरेशन स्टेटस को। किसे? एरेशन स्टेटस को। कि भाई हम देख सकते हैं कैपेसिटी है तो यानी सॉइल के अंदर कितना एयर आ सकती है ना। वैसे जनरली आपको पता होगा सॉइल का जो कंपोजिशन है उसके अंदर 25% हम देखते हैं एयर होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर मैक्रोपोर्स कितने हैं। क्या? मैक्रोपोर्स, या जिन्हें हम नॉन कैपिलरी पोर्स कहते हैं, जिनका साइज हम जनरली ये कंसिडर करते हैं 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा, है ना। तो 0.06 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा है या उससे कम है तो हम उसे माइक्रोपोर कह देते हैं, अगर उनसे ज़्यादा है तो उन्हें हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स अगर सॉइल में ज़्यादा है तो हम देख सकते हैं जनरली हम कहेंगे कि अगर पानी नहीं है सॉइल में तो क्या हो सकता है वहाँ पे? सॉइल एयर प्रेजेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैपेसिटी सॉइल की, हम एयर कैपेसिटी यानी कितना सॉइल के अंदर एयर आ सकती है उसे एयर कैपेसिटी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है किसे? एरेशन स्टेटस को। एक मिनट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम देख सकते हैं कि एयर कैपेसिटी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट के नाम पे भी एक डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं कोंके नाम के साइंटिस्ट ने, हो सकता है मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कोंके नाम के साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो एयर कैपेसिटी है उनके अनुसार उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जब हम देख सकते हैं टोटल एयर स्पेस जो है, या हम कह सकते हैं नॉन कैपिलरी जो पोर्स हैं सॉइल के अंदर, वो अगर हम देख सकते हैं 50 मिली बार पर कितनी एयर रख रहे हैं। 50 मिली बार मतलब एक तरह का मेट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो उस पर हम देख सकते हैं कितनी एयर अवेलेबल है सॉइल के अंदर। उन्हें उस पर्टिकुलर कंडीशन को उन्होंने एयर कैपेसिटी कहा है। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हमें पहले इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, किस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले? सॉइल एयर की शुरुआत करने से पहले 2 डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। पहली जो हमने पढ़ी सॉइल एरेशन, और दूसरा हमने पढ़ा सॉइल एयर कैपेसिटी। ओके, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, और जनरली मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता भी होगी ये बात, क्या पता होगी कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल के अंदर जो एयर अवेलेबल है उसका कंपोजिशन क्या है, वो कौन सी मेजर गैसेस से मिलकर बनी है ना। तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं एटमॉस्फेयर एयर से। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, नीचे सॉइल के अंदर जो है उसमें कौन सी गैसेस हैं। तो इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 79% है। मोस्टली आपको ये बात बचपन से पढ़ाई जाती है, आप जानते भी हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन गैस। तो सॉइल एयर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कृपा से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से हम देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है मेजॉरिटी में ही है, मतलब ज़्यादा ही है। हम देखते हैं 79 to 80%, यानी लगभग बराबर है। बराबर किसके? तो हम देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर और सॉइल एयर में नाइट्रोजन लगभग बराबर है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 21% हम बताते हैं, राइट। तो इसे हम एग्जैक्ट कहें तो 20.95% है। लेकिन सॉइल में ये थोड़ी कम हो जाती है, किन की वजह से? क्योंकि वो भाई लोग बैठे हैं नीचे। कौन से भाई लोग? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। तो उस दौरान उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो मतलब वो ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं। तो इसका मतलब वो 18 to 20% हम देखते हैं ऑक्सीजन देखी जाती है। पर ये अमाउंट भी लगभग एटमॉस्फेयर के थोड़ा हम देख रहे हैं करीबन करीबन बराबर ही है। लेकिन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत कम, हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज जनरली बताते हैं कि 0.03% ही हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? सॉइल एयर की। किसकी? सॉइल एयर की। तो वहाँ हम देख सकते हैं 0.30 बताई जाती है। मतलब आप देख सकते हैं लगभग 10 गुना हो गया। मैंने लिखा भी है 10x, लगभग 10 गुना हो गया। क्यों हो गया 10 गुना? अच्छा, वैसे तो रेंज के रूप में भी बताया गया है 0.15 to 0.30, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 10 गुनी है किससे? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग ये 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है किसमें? सॉइल में। और इसका रीज़न आप खुद जानते हैं। क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन लेंगे तो वो हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी उतना ही ज़्यादा हम देख सकते हैं रिलीज़ करेंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा रिलीज़ होगी डिकम्पोजिशन वगैरह की वजह से, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, तो हम देख सकते हैं सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर से अगर हम कंपेयर करें तो हम सॉइल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ओके, तो ये जनरल बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एयर। क्या पढ़ना होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉइल एयर की कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं सॉइल के अंदर एयर का अमाउंट जो है उसे अफेक्ट करते हैं कि सॉइल कितनी है कितनी नहीं है। ये बात कौन डिसाइड करते हैं? तो ये मेन हम देख सकते हैं 4 तरह के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। देखिए, वैसे इनको जब आप पढ़ते हैं ना तो ये जो फैक्टर्स हैं हो सकता है बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, 15 से 20 कहे जा सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ कैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज करने की कोशिश करी है ताकि आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकें कि सॉइल के अंदर एयर का अमाउंट जो है वो हम देख सकते हैं ज़्यादा है। तो वो किस वजह से ज़्यादा हो सकता है? नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स, या जिन्हें हम नॉन कैपिलरी पोर्स कह रहे हैं, उन पोर्स का नंबर अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे क्या अवेलेबल होगा। हम देख सकते हैं सॉइल एयर भी ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो आपसे अगर मान लेते हैं इस लिस्ट को छोड़कर मैं अलग से एक फैक्टर पूछूं कि सॉइल टेक्सचर किस तरह से अफेक्ट करेगा सॉइल एरेशन को, या मैं पूछूं अमाउंट ऑफ एयर को, तो आपको दिमाग में ये आनी चाहिए बात कि सैंड, सिल्ट और क्ले। अब इन 3 दिनों में इन 3 तरह के पार्टिकल्स के अंदर हम देख रहे हैं सैंड जो पार्टिकल्स हैं वहाँ नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स ज़्यादा हैं। अब नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो सॉइल एयर है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द क्ले, है ना। क्ले के अंदर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स ज़्यादा है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैक्रोपोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है सॉइल एयर। तो सॉइल एयर जो है हम देख सकते हैं किसके अंदर ज़्यादा होगी? जिसके अंदर मैक्रोपोर्स ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ आया, सॉइल टेक्सचर। तो आप खुद लिख भी लीजिएगा यहाँ सॉइल टेक्सचर। ओके, इसी तरह से जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सॉइल बल्क डेंसिटी। सॉइल की बल्क डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो आप दिमाग लगाइए, क्या मैक्रोपोर्स कम होंगे या मैक्रोपोर्स बढ़ेंगे? क्या होगा जरा सोचिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बल्क डेंसिटी होती है मास ऑफ सॉइल अपॉन में हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के अंदर हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं, सॉइल का टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? तो उसके अंदर हम देखते हैं सॉइल के अंदर पोर्स भी आते हैं। अब सॉइल के पोर्स भी आते हैं तो मैं कह रहा हूँ बल्क डेंसिटी बढ़ रही है। बल्क डेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब नीचे वॉल्यूम जो है वो कम किया गया है। B इज इक्वल्स टू, है ना, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कम होगा तभी बल्क डेंसिटी बढ़ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब सॉइल को कंप्रेस किया गया है। सॉइल कंप्रेस्ड है यानी उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा है। तो बल्क डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब मैक्रोपोर्स कम है, और मैक्रोपोर्स कम है तो उसमें सॉइल एयर भी कम होगी। ओके, तो इस तरह से फैक्टर्स आप समझिएगा, कोशिश करिएगा कि पहुंचिएगा किस तरफ? मैक्रोपोर्स पर, है ना। जैसे मैंने टेक्सचर का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बल्क डेंसिटी का एग्जांपल लिया। तीसरा यहाँ लिख सकते हैं हम कॉम्पैक्शन। सॉइल कॉम्पैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉइल के अंदर एयर उतनी कम होगी। हो रही है बातें क्लियर? तीसरा हम सॉइल डेप्थ की बात कर सकते हैं। सॉइल के अंदर जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं सॉइल का कॉम्पैक्शन बढ़ता जाता है।
बल्क डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब मैक्रोपोर्स कम होते जाते हैं, तो इसका मतलब सॉइल एयर कम होती जाती है। ओके, तीसरा हम या चौथा हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ मैन्योर्स। सॉइल में मैन्योर्स जब डालोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पोर्स अगर बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सॉइल के अंदर एयर जो है वो अवेलेबल ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप बातें समझें कि आपको अगर कोई भी फैक्टर पूछें, मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं वो ही नहीं, और भी जो आपको कोई फैक्टर पूछ ले तो आप दिमाग लगाइएगा कि भाई मैक्रोपोर्स पे क्या होगा। मैक्रोपोर्स का अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं सॉइल एयर भी बढ़ सकती है, कम हो रहा है तो आप कह सकते हैं सॉइल एयर भी कम होगी। मेक सेंस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन जैसे कि हम देख सकते हैं, जो अपन ने पहले ही बात कर ली कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर ऑक्सीजन कंजप्शन एक तरह से बढ़ेगा। ऑक्सीजन कंजप्शन एक तरह से बढ़ेगा तो ये एक तरफ लेके जा रहा है कंपोजिशन की तरफ हमें, है ना, कि भाई वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना अवेलेबल होगा मतलब उसका कंपोजिशन उस तरह से अफेक्ट होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर। क्या है अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर, कि भाई आपको जनरल जो है, मुझे लगता है ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सॉइल के अंदर कंपोजिशन जो है उसके अंदर 45% मिनरल्स हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे टोटल 50% हम क्या कह देते हैं, सॉइल सॉलिड कह देते हैं, 25% वाटर है, 25% एयर है। जानते हो ना, जानते होगे, मुझे विश्वास है। तो ये हम देख सकते हैं 25% एयर है, 25% वाटर है। ये दोनों ही हम देख सकते हैं आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर हम देख सकते हैं वाटर का कंटेंट सॉइल में बढ़ेगा तो फिर ऑफकोर्स उन पोर्स के अंदर अगर पानी आ गया तो हवा को निकलना पड़ेगा। कहाँ निकलना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में निकलना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ता है तो एयर के अंदर हम देख सकते हैं क्या कम हो जाएगा, तो हम देखते हैं सॉइल में क्या कम हो जाएगा, एयर कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी आप समझते हैं कि अगर अमाउंट कम होगा वाटर का तो फिर हम देख सकते हैं एयर जो है सॉइल में ज़्यादा होगी, है ना। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब जो पूरी तरह से सैचुरेटेड कंडीशंस जब अवेलेबल हो जाए सॉइल के अंदर, सारे ही पोर अगर पानी से भर गए तो मतलब सॉइल मतलब देख सकते हैं प्लांट के लिए दिक्कत हो जाएगी। प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से लेगा जब, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ी दिक्कत हो सकती है उस प्लांट को ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से, रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई राइस के साथ ऐसा नहीं होता, है ना। राइस जो है बहुत मस्त बनता है, क्यों, क्योंकि राइस को हम देख सकते हैं उसके पास एरेनकाइमा अवेलेबल है। एरेनकाइमा अवेलेबल है तो वो हवा से ही ऑक्सीजन ले सकता है, तो उसको वो चिल बनता है। क्यों चिल है, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं होगी वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन से। साथ ही हम एक और फैक्टर देख सकते हैं जो कि है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं टेम्परेचर आ सकता है, कि भाई अगर सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम देख सकते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर माइक्रोब्स के लिए अगर फेवरेबल है तो वहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी होगी। और आपको पता भी होगा कि जनरली हम देखते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे हम डिकम्पोजिशन जो देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर का वो ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं समर्स के अंदर क्या होगा, समर्स मतलब जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होने से सॉइल के अंदर एयर का कंपोजिशन अफेक्ट होगा। और उसका विंटर मतलब उसका उल्टा जो है आप समझ ही सकते हैं कि टेम्परेचर कम होने पर हम देख सकते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी वाइस वर्सा के रूप में अफेक्ट होगी। तो इस तरह से आज इस वीडियो के दौरान हमने जाना कि सॉइल एयर का कंपोजिशन क्या है, साथ में हमने ये भी जाना कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, या हम कह सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सॉइल, राइट। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है, जो इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने रिप्रेजेंट होने लगेगा, तो आप उस पर टैप करके इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। उस वीडियो के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ द सॉइल एरिएशन। ये जो सॉइल एरिएशन जो हमने देखा, बात करी थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसके अंदर दो मेन मैकेनिज्म होती हैं, एक होता है मास फ्लो और दूसरा होता है डिफ्यूजन। तो उन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं। साथ में हम ये भी बात कर रहे हैं कि वहाँ फिक्स लॉ जो होता है, एक फिक्स लॉ जो है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और साथ में इस वीडियो का जो भी कंटेंट है, मेरी कोशिश हमेशा की तरह उसकी PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।